बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाद सुलेमान। एक बार फिर से आप मुझे सुबह सवेरे के इस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। उसके रीज़न ये है कि इकरा की तबीयत थोड़ी नासाज है और आपसे दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए और कल से वो आपको ज्वाइन करे। और हमजा कुछ शेयर करना चाह रहे थे। हाँ, मैं अभी इशाल को भी बता रहा था कि बड़े लोग हैं कि जो ख़ुद को वैक्सीनेट नहीं करवा रहे ना, और हुकूमतें कुछ फ़ैसले भी कर रही हैं, कुछ सख्त फ़ैसले भी कर रही हैं। अब इनफरादी तौर पर क्या इंसान कर सकता है और इंसान क्या सोच सकता है, वो हमने आपके साथ शेयर करना है। वो ये है कि अमेरिकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में एक रिहायशी हैं जैसी जॉन्स नामी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया है कि अपने घर के बाहर बड़ा सारा जो है ना ढांचा वो नस्ब कर दिया। और किसी इंसान का ढांचा, हाँ, किसी इंसान का, जैसे कि हम देखते हैं ना कि जी के मरने के बाद जो है कुछ हड्डियां सामने आती हैं, तो एक ढांचा उन्होंने जी तैयार कर लिया और उसके ऊपर उन्होंने लिखा है नॉट वैक्सीनेटेड, सी यू सून इडियट्स, कि अगर आपने खुद को वैक्सीनेट नहीं करवाया तो मैं जल्द ही आपको मिलूंगा, यानी कि आप भी ये दुनिया छोड़कर शायद खुदा न खास्ता जाने वाले हैं। और उसके साथ छोटे छोटे कतबे रखे हैं, मतलब कि ना एक कब्रिस्तान नुमा उन्होंने एक शक्ल दी है उसको, छोटे छोटे कतबे रखे हैं जिस पर जो है ना मुख्तलिफ चीज़ें दर्ज की हैं। एक कतबे के ऊपर लिखा है ये अफवाह नहीं है, और दूसरे के ऊपर लिखा है कि कहीं आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात तो नहीं मान ली, और तीसरे कतबे पे उन्होंने लिखा है यूट्यूब मेरा डॉक्टर। ये सबसे अहम चीज़ है कि हमने सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें आ जाती हैं उनको जो मान लेते हैं, अफवाहें जो आ जाती हैं, तो वो भी उन्होंने दर्ज किया है कि यूट्यूब मेरा डॉक्टर। हमने सारा कुछ जो है सोशल मीडिया से, यूट्यूब से हो, फेसबुक से हो, वहाँ से ही देख लिया कि भाई हमें किसी डॉक्टर के पास या किसी माहिर की तो सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पर तो बड़े माहिर बैठे हैं। तो ये सारा मेरे ख्याल में हमजा उन्होंने करने का मकसद ये था कि लोगों को वैक्सीनेशन की तरफ लाना, कि आप लोग वैक्सीनेट हो जाएं, वरना फिर वाकई में वायरस जो है वो आपको आन दबोचेगा और आप फिर इस दुनिया फ़ानी से चले जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप खुद को वैक्सीनेट करवा लें। अच्छा, बुनियादी वजह क्या है कि वो एक तो वकील है पेशे से, और उनकी जो सास हैं वो कोरोना की वजह से पिछले साल इंतकाल कर गई थी, और वो बहुत ज़्यादा तंग रहे हैं कि पहले वो लोग भी, जो उनके फैमिली के लोग हैं, वो भी इन अफवाहों की वजह से जो है बहुत कोताहियां और गलतियां करते रहे हैं कि जो सोशल मीडिया बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब हम अगर देखें तो हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी शरह जा रही है कि हम बहुत जल्दी वैक्सीनेट हो रहे हैं, और हमारी तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है डे बाय डे। वैक्सीनेशन का रुझान लोगों में बढ़ता चला जा रहा है, वो चाहे देहात हैं, गाँव देहात हैं या फिर शहर हैं। हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेटेड हो रहे हैं, और मजीद हमने वैक्सीनेट होना है। वफाकी हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन के लिए मजीद सख्त इकदाम करने का जो फैसला है वो सामने आया। 1 सितंबर से 17 साल से ज़ायद उम्र के अफराद बशमुल तलबा के लिए, खास तौर पर बल्कि कहा जाए कि तलबा के लिए कोरोना वैक्सीनेशन शुरू की जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही। और NCOC के सरबराह असद उमर ने इस हवाले से ये कहा है कि जल्द से जल्द जो बच्चे हैं, 17 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं, उनको वैक्सीनेटेड जो है वो होना लाजमी करार दे दिया गया है, और अगर वो वैक्सीनेट नहीं होते तो फिर स्कूल जो है वो उनके लिए बंद कर दिया जाएगा। हाँ जी, वालिदैन अपने बच्चों की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद जो इशाल बात कर रही हैं, मुकम्मल वैक्सीनेशन के बगैर तालीमी इदारों में दाखिला तो बंद हो जाएगा। और उन्होंने बताया कि तालीमी इदारों में 89% असातिज़ा और अमले की वैक्सीनेशन हो चुकी है। 31 अगस्त के बाद स्कूलों में आने वाले बच्चों के ट्रांसपोर्ट अमले के लिए वैक्सीनेटेड होना लाजमी है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ट्रांसपोर्ट अमले का वैक्सीनेटेड होना लाजमी। और ये भी बताया जा रहा है कि ऑलरेडी जो स्कूल का अमला है या बच्चे हैं वो वैक्सीनेटेड हैं, और मज़ीद भी हमें उनको करना है, ताकि स्कूल की जो पाबंदियां लगाई जाएंगी उसके बाद स्कूल आने नहीं दिया जाएगा, अमले को भी, स्टाफ को, बच्चों को, तो उससे बचा जा सके। बिल्कुल ऐसे ही अब सख्त फैसले किए जा रहे हैं, पाबंदियां लगाने की बात हो रही है। अभी हम छोटी उम्र के बच्चों को तो वैक्सीनेट नहीं करवा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इजाज़त दी जा रही है NCOC की जानिब से, कुछ फैसले सामने आ रहे हैं। अब जो ये सख्त फैसले सामने आ रहे हैं और जो सिंध की सूरत हाल है, इस पर भी हम बात करेंगे। सदर सर्विंग स्कूल अलायंस मियां रिज़ाउर रहमान साहब हमारे साथ। मियां रिज़ाउर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। तो ये बताइए मियां साहब कि अभी ख़ास तौर पर जो असद उमर साहब ने बात की है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। जो कहा जा रहा है कि तलबा लगवाएं, ये यकीनन कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा की उम्र आती है इसके अंदर, कितना ज़रूरी है कि ये,
और दूसरा जो अब ये सख्तियां की जा रही हैं कि अब तालीमी इदारों में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा अगर 15 अक्टूबर तक ये वैक्सीनेटेड नहीं होते, ये कितनी वक्त की ज़रूरत आप समझते हैं? नहीं, ये तो बहुत अच्छा इकदाम है जी, और बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर पाबंदी भी लगाई जाए और बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को, फैमिलीज़ को, सबको वैक्सीनेटेड होना चाहिए इस वक्त। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जो शुरू किया गया ये बड़ा एक वाइज डिसीजन है, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे और पेरेंट्स तो पहले ही कॉन्शियस थे और वो अपने बच्चों को करवा भी रहे थे, और मेरा ख्याल है कि 20-30% बच्चे करवा भी चुके हैं। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपने बच्चों को पहले ही कह दिया हुआ है कि आप अपना, क्योंकि 18 से पहले 18 to 30 का जब इन्होंने स्लॉट दिया था आज से कोई 2 महीने पहले, तो बच्चों ने उससे लगवाना शुरू कर दिया था। अब चूँकि पाबंदी लगा दी गई है कि 15 अक्टूबर से पहले सारा लगवाएं, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। देखें, वैक्सीनेशन ही वाइज वो इलाज है जिसकी वजह से हम बच सकते हैं, और वैक्सीनेशन में तो इन्होंने बहुत कमाल किया है गवर्नमेंट ने, इसको तो वाकई अप्रिशिएट करना चाहिए। आपके चैनल के तवज्जुह से हमने भी गुजारिश की कि टीचर्स के लिए आप एक डेजिग्नेटेड आप बना दीजिए, तो फौरी तौर पे बना दिए गए, और 98% टीचर्स जो है उन्होंने अपनी वैक्सीनेशंस करवा ली। अच्छा, तो इस तरह की सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है। जो कल कोट किया गया वो 89% कोट किया गया, उन्होंने पूरे पाकिस्तान का बताया, तो पंजाब तो 98% पे खड़ा है। पंजाब के डिपार्टमेंट ने भी जो अनाउंस किया वो 97% किया है। प्राइवेट स्कूल ये कहते हैं कि हम तकरीबन 98% और 100% के इन बिटवीन ही करवा चुके हैं। जो 2% ने नहीं करवाया वो भी वो लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है या जिनकी कोई ऐसा मामला है जिसकी वजह से, मेडिकल रीजंस की वजह से वो डिलेड है। तो फिर तो हम बहुत जल्दी उस हदफ को पूरा कर लेंगे, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 100% जब तक अमला और बच्चे जो है वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते तब तक फिर स्कूल उनके लिए अलाउ नहीं होगा जाना। तो अगर आप कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी मेरे ख्याल में 98 पे खड़े हैं अगर पंजाब में, तो फिर तो हम बड़ी जल्दी इसको अचीव कर लेंगे जो हदफ रखा गया है। लेकिन अगर सिंध में जिस तरह से कहा जा रहा है कि वालिदैन के लिए भी जो है वो कंपल्सरी है कि आप बच्चों को वैक्सीनेटेड होना है, उस मौके पे आप क्या कहेंगे? इशाल, देखें 1 मिलियन डोजेस पर डे लग रही हैं, 48 मिलियन डोजेस आज की डेट तक लग चुकी हैं, तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो ये ले चुके हैं। चंद दिन पहले मेरी एक बांग्लादेश में एक सहाफ़ी से बात हुई, तो उसको जब मैंने बताया कि हमारा डाटा ये कहता है कि हम इस वक्त उस स्टेट तक तकरीबन हम 30 मिलियन लगा चुके थे, तो वो सरप्राइज़ हो गया, हैरान हो गया कि आपने तो बड़ा कमाल किया ये वाला, ये कैसे मुमकिन हुआ? हम इतना डेवलप कंट्री हैं और हम आगे हैं, उनको कुछ अपने पे कुछ ज़्यादा था कि हम आपसे आगे हैं, तो हम तो अभी तक सिर्फ जो है ना 4 मिलियन लगा चुके हैं, आपने कैसे लगा लिए? तो फिर उनको मैंने पूरा ब्रीफ किया कि हमारी जो मेडिकल टीम्स हैं या जिसके ऊपर फोकस्ड NCOC है उसने बड़ी अच्छी प्लानिंग की है, और उसकी उस प्लानिंग की वजह से, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व करने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी आसान हुई हैं और सीधे रास्ते पे। ठीक है मियां रज़ा रहमान साहब, आपने पंजाब का तो जिक्र किया, सिंध के हवाले से भी हमें बताएं कि आपके पास क्या नंबर्स हैं कि कितने फीसद जो अमला है वो वैक्सीनेट हो चुका है? और अमले की अब हम बात करें, सिर्फ असातिज़ा की बात नहीं कर रहे, स्कूल में आया होगी उनको भी वैक्सीनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल के अंदर अगर कोई कैंटीन है, कैंटीन के अंदर जो शख्स होता है उसको वैक्सीनेट होना भी बहुत ज़रूरी है। अब ड्राइवर्स की भी बात हो गई है कि जो ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, तो हम उनको मिलाकर ये आप पंजाब का 98% बता रहे हैं या उनके बगैर सिर्फ असातिज़ा की बात हो रही है? देखिए, जो स्कूल है ना, ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड इदारे होते हैं, इसमें आपके हर चीज़ का एक डिसिप्लिन तय किया जाता है, और यहाँ पे अंदर भी अगर आपने आना है तो उसके भी डिसिप्लिन हैं कि जैसे आज तक ये तमाम स्कूलों का डिसिप्लिन है कि आप पहले अपना ID कार्ड नंबर बाहर लिखवा के आएँ अगर आप पहली दफ़ा स्कूल आ रहे हैं या आपका ताल्लुक नहीं है तो स्कूल्स तो रूल्स को बड़े अच्छे तरीके से फॉलो करता है, करवाता है और जानता है कि मैंने कैसे करना है। तो इंशाल्लाह ताला ये तो सारे मामला ठीक होंगे। कैंटीन वाले को भी वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा, वैन वाले को भी होना चाहिए, जो वहाँ पे बाकी सारा स्टाफ है जिसे आप डोमेस्टिक स्टाफ भी कहते हैं, वो सारा भी होना चाहिए। ये तो हो रहा है और बहुत तेज़ी से लोगों ने करवाया। जहाँ तक सिंध का मामला है, मेरा ख्याल है कि 98% स्टाफ वो लोग भी अपना करवा चुके हैं। अच्छा, बहुत तेज़ी से करवा चुके हैं। एक रीज़न है ना हमजा कि जो पढ़ा लिखा बंदा है वो जल्दी समझ जाता है और ये नीड ऑफ द टाइम है, और इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। आज करवाना है या फिर कल करवाना है, आपकी चॉइस है। जितनी जल्दी करवा लेंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे। तो वाई नॉट कि हम आज अभी इस वक्त करा लें। मैंने तो आपको पहले भी अर्ज़ किया कि हम तो खुद अपने टीचर्स को वैन्स में बैठा के सेंटर लेके गए और वहाँ से लगवा के ले आए। 1 घंटे में 1 दिन में काम हो गया। बल्कि मैं लास्ट में मैंने गुजारिश की थी कि अगर टीचर्स थोड़ी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें और अपने इलाके के लोगों को भी मोटिवेट करें कि आप भी वैक्सीनेशन करवाएं अपनी। और वो टीचर चौके होता है ना जिसकी बात सारे लोग सुन लेते हैं, वो जितने छोटे छोटे दुकानदार आस पास हैं, घर के पास हैं, वो भी सुन लेते हैं, नेबर्स भी सुन लेते हैं, उनकी बात को ओब्लाइज भी करते हैं। तो टीचर्स के कहने से ये बहुत तहरीक पैदा हो जाएगी और ये बेहतर हो जाएगी चीज़ें सारी। और पेरेंट्स को
जितना अच्छे से टीचर्स मोटिवेट कर सकते हैं शायद ही कोई दूसरा मोटिवेट कर सकता है, क्योंकि पेरेंट्स की जो एक अंदर वो एक चीज़ होती है ना कि उस्ताज़ा कह रहे हैं तो ये सही होगा, और बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो आप कह रहे हैं कि ये मुहिम टीचर्स को भी लेके आगे चलनी चाहिए, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये गॉड गिफ्टेड है ना, ये अल्लाह की दी हुई एक नेमत है टीचर को, कि टीचर की बात में तासीर होती है। टीचर जब कोई बात करता है बच्चे से, उसके वालिदैन से, तो उस पर काफ़ी गौर किया जाता है, उसको अच्छी तरह समझने की कोशिश की जाती है। रिज़वान रहमान साहब, मुख्तलिफ एसोसिएशन से, जब प्राइवेट एसोसिएशन से हम बात कर रहे होते हैं ना तंजीमों से, तो उनके मुख्तलिफ मौक़िफ़ भी हमें सामने आते हुए नज़र आते हैं। सिंध की जो सूरत हाल है स्कूल्स की, उस पर आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं कि क्या नीड ऑफ द टाइम थी कि स्कूल बंद कर दिए जाते, और अभी भी जो 30 अगस्त की बात हो रही है, और अगर उसके बाद भी सूरत हाल वैसी नहीं होती कि जो कहा जा रहा है, तो फिर क्या होना चाहिए और एसोसिएशंस करेंगी क्या? लेकिन सिंध में हम अलाए हैं ग्रैंड अलायंस के, सर्विंग स्कूल भी उसकी अलाए है, और सर्विंग स्कूल की मीटिंग हुई है उनके साथ, जो उनके मिनिस्टर एजुकेशन है, और 30 से स्कूल खोलने का उन्होंने नोटिफिकेशन भी कर दी है। स्कूल तो खुल जाएंगे और खुलने चाहिए थे। आप ये देखिए कि स्कूल ना खोलने के नुकसानात क्या हुए हैं। हम सब कुछ चीज़ों पर ना गौर करने की इसलिए ज़रूरत है कि हमें अपना एनालिसिस करना चाहिए। पिछला 1.5 साल स्कूल बंद रख के हमने क्या खोया, क्या पाया। पिछले 3 महीने से पंजाब के डिफरेंट शहरों में इन्फेक्शियस रेट ज़्यादा है, लेकिन स्कूल खुले हैं क्योंकि उनको गवर्नमेंट को पता लग गया है, या इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पता लग गया है कि स्कूल बंद करने के जो नुकसानात हुए, जिसमें मैट्रिक का और एफएससी के पेपर के वक्त जो सामने आए, वो सबके लिए लम्हा फिक्रिया था। बच्चों ने गाड़ियाँ तोड़ी, सड़कें ब्लॉक कर दी, इस्लामाबाद बंद कर दिया। क्या रिएक्शन आया उसका? अब आप कितनी देर चाहेंगे कि बच्चे ना पढ़ें, तालीम से दूर रहें, और आप बच्चों को बनाना क्या चाहते हैं? तो ये बात समझ आ गई। आप देखेंगे पंजाब में दोबारा नाम नहीं लिया गया कि स्कूल बंद करने हैं। केपी के खुला है, कोयटा बलोचिस्तान खुला है, बाकी आज़ाद कश्मीर खुला है। तो सिंध में अगर ये मामला उन्होंने उठा दिया, तो मैं समझता हूँ उनको भी गौर करना चाहिए कि जो पूरे मुल्क का ट्रेंड है उसको फॉलो करें, और जो एनसीओसी कह रहा है उसको फॉलो करें। अच्छा, थोड़ा सा तालीम का ट्रेंड जो है एक फिर से फ्लो जो है वो बनना शुरू हो गया है, क्योंकि अब तालीमी इदारे सिंध को छोड़ के बाकी सूबों की बात करें तो वहाँ पर तो रूटीन में है, खुले हुए हैं, तो कुछ फ्लो बनना फिर से शुरू हो गया, बच्चों को कोर्स समझ आना शुरू हो गया। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक्चुअली मैं इसमें ना यहाँ पे आपके चैनल के तवज्जुह से गुजारिश करूँगा कि बच्चों को ना डोपामिन देने की ज़रूरत है। अच्छा, डोपामिन एक वो केमिकल होता है हमारे माइंड में, ब्रेन में, जो हमें खुशी पहुँचाता है। बच्चों का पहले भी हम डोपामिन लेते हैं, हर इंसान डोपामिन लेता है, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी जनरेट करती है और वो केमिकल पहुँचता है उसको। अच्छा, पहले हम डोपामिन लेते थे, स्कूल जाना है, बहुत से बच्चों को शौक होता था कि सुबह सुबह उठ के स्कूल जाएंगे, फिर वहाँ पे दोस्तों के साथ बैठेंगे, ये डोपामिन था। वहाँ खेलेंगे, ये भी डोपामिन था। अब आजकल डोपामिन चेंज हो गया है। पिछले 1.5 साल की वजह से बच्चों का डोपामिन ये बन गया है कि हमने बर्गर खाना है, हमने फिज़ी ड्रिंक्स पीने हैं, हमने लैपटॉप यूज़ करने हैं, हमने मोबाइल यूज़ करने हैं, हमने टैब यूज़ करनी है, हमने सारा दिन नेटफ्लिक्स देखना है, हमने सारा दिन अपना टाइम जो है वो वेस्ट करना है, किसी ऐसी एक्टिविटी में नहीं लगाना जो पहले हमारी डोपामिन क्रिएट करती थी ना। तो आजकल के दौर में हमें अपने बच्चों को डोपामिन डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, उनको डाइवर्ट करने की ज़रूरत है कि उसमें से निकलें और इस तरफ आइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जो है अब हेल्थी एक्टिविटी स्कूल में नहीं रही है, जो कि थी। अब डिस्टेंस आपको मेंटेन रखना है, आपको महदूद ही रहना है, क्लासरूम्स में रहना है, आपको इधर उधर नहीं जाना, तो बच्चे उस तरीके से एंजॉय स्कूल जाके नहीं कर रहे। तो शायद ये रीज़न भी है कि बच्चों का अब इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नहीं रहा है। स्कूल में वैसे अब हमने कुछ एक्टिविटीज़ शुरू करवा दी हैं, क्योंकि देखें कुछ एक्टिविटीज़ बड़ी ज़रूरी हैं, जैसे तादाद कम कर दी गई है ना, तो उस तादाद कम करके हमने कुछ फिजिकल ट्रेनिंग्स और इस तरह चीज़ें बच्चों को शुरू करवा दी। ठीक है मियां रिज़वान रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान का आप हिस्सा, और आप ख़ास तौर पे जो स्कूल के मसाइल होते हैं, बच्चों के तालीम के जो मसाइल हैं, वही सबसे बड़े मसाइल होते हैं। और अब ये अच्छी बात है कि बाकी गवर्नमेंट्स जो हैं सूबाई बात कर लें तो वो, और जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस है वो कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे हमें अब नज़र आती हैं। सिंध के हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि चलें अब कुछ मामला तय पा गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि बेहतरी आ जाएगी। जो एहतजाज की बात जब असातिज़ा करते हैं ना, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती है, तो वो एहतजाज की नौबत भी नहीं आनी चाहिए। खैर, कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हुकूमत अब मज़ीद सख्त फैसले करने पर मजबूर तो हो गई है, जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं। और 30 सितंबर से जी अंदरूने और बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी भी करार दे दी गई है। शॉपिंग मॉल्स हों, होटल्स हों, गेस्ट हाउसेज हों, वहाँ पर पाबंदियाँ लागू कर दी जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और एनसीओसी डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ बैठ के ब्रीफ इस हवाले से बाकायदा कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि इन नई पाबंदियों का इतलाक जो है वो शुरू हो चुका है, और अगर आप वैक्सीनेटेड जल्द से जल्द नहीं हो जाते और आपको बैरून, जैसे हम कह रहे हैं कि अंदरूनी और बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए भी वैक्सीनेट होना लाजमी करार दे दिया गया है, चाहे आपने पाकिस्तान में आना है या पाकिस्तान से बाहर जाना है। पहले तो ये था, दूसरे ममालिक ने ये कहा था कि वैक्सीनेट होकर आप आ सकते हैं, और डिफरेंट किस्म की वैक्सीनेशंस थी जिनको लगवाना था और उसके बाद आप जा सकते थे। पाकिस्तान के लिए भी यही रूल्स है। बिल्कुल, आप अंदरूनी मुल्क भी सफ़र शायद नहीं कर सकेंगे और यकीनन नहीं कर सकेंगे। फैसला किया असद उमर साहब ने कहा गया था, आपको वो सुना देते हैं।
30 सितंबर बाद आप अगर फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, यानी दोनों डोज आपने नहीं लगवाई हुई, तो आप ना डोमेस्टिक ट्रैवल कर सकेंगे ना इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकेंगे। और शॉपिंग मॉल्स के लिए भी 31 अगस्त सिंगल डोज का टारगेट है और 30 सितंबर जो है उस हतमी टारगेट है पूरी वैक्सीनेशन दोनों डोज लगवाने का। अगर नहीं है तो उसके बाद आप ना वहां पर काम करने के लिए जा सकते हैं और ना वहां पर आप शॉपिंग करने के लिए जा सकेंगे। होटल्स, गेस्ट हाउस, ये तमाम ठहरने की जगह हैं, यहाँ पर भी बड़ी तादाद के अंदर लोग आते हैं। वही 31 अगस्त और 30 सितंबर की तारीख इन पर भी लागू होगी। खाने की जगह जो है रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, और इसी तरीके से शादी की जो तकरीबात हैं, चाहे वो मैरिज हॉल्स के अंदर हों या वो बाहर हों, उनके अंदर भी जो 30 सितंबर से ये बंदिश लगाई जा रही है कि अगर आप पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड नहीं हैं, दोनों डोज नहीं लगाई हुई, तो आप इन मुकामात पर नहीं जा सकेंगे। 17 साल और उससे ऊपर के जो तलबा हैं वो 15 सितंबर तक कम से कम एक डोज उनको लगाना लाजमी है, और अगर 15 अक्टूबर तक उन्होंने दोनों डोज नहीं लगाई हुई तो उनका भी फिर तालीमी इदारों के अंदर जाना मुमकिन नहीं होगा। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सरबरा कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत साहब। महमूद शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, सबसे पहले तो इस पे बात कर लेते हैं, जो अब सख्तियाँ की जा रही हैं, कुछ लोगों की तरफ से रिएक्शन भी सामने आ रहा है कि अब गवर्नमेंट सख्तियाँ क्यों कर रही हैं। अगर हम दूसरे ममालिक के अंदर देखें तो कुछ ममालिक तो ऐसे हैं कि जो कुछ इंसेंटिव्स दे रहे हैं, कुछ डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं, कुछ फ़ायदे हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं अब वो वक्त आ गया है कि हमें सख्तियां करनी होंगी, क्योंकि अब वो लोग रह गए हैं जिनको ज़बरदस्ती शायद वैक्सीनेट करवाना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, अगर मुझे नहीं पता आपको याद होगा कि नहीं, मैंने कोई 1 साल पहले आपके प्रोग्राम पे भी और बहुत से चैनल्स पे भी ये कहा था कि हमें अब इमरजेंसी मोड से निकलना होगा। जब भी कोई तकलीफ आती है तो एक उसका इमरजेंसी रिएक्शन होता है और उसके बाद फिर सस्टेन्ड एक्शंस होते हैं, जो आपको सस्टेन्ड एक्शंस करने होते हैं, क्योंकि हमने उस वक्त भी ये कहा था कि कोरोना के साथ अब रहना होगा एक लंबे अरसे के लिए, और ये एक मामूल की बीमारी हो जाएगी। मामूल से मुराद ये नहीं कि ये कोई इसकी अहमियत गैर मामूली होगी, मामूल से मुराद है कि ये फ्रीक्वेंटली होती रहेगी और जिस तरह बाकी बीमारियाँ उस तरह ये हमारी बीमारियों का एक नॉर्मल हिस्सा बन जाएगी। कुछ लोग बदकिस्मती कह लें, जो भी निज़ाम कुदरत का है, कुछ लोग इसका शिकार भी होंगे, कुछ ज़्यादा तकलीफ में आएंगे, कुछ को मामूली तकलीफ होगी, लेकिन ये एक पैटर्न इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब जब आपको पता हो कि कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने जा रही है, तो फिर आप इमरजेंसी रिएक्शंस पर नहीं डिपेंड करते, फिर आप एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाते हैं। और ये मैं बड़े अरसे से पंजाब हुकूमत को भी कह रहा हूँ कि अब आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ आना चाहिए, और ये एक अच्छा मौका है कि हम अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव भी करें, इन्फेक्शियस डिजीज़ इंस्टीट्यूट्स और हॉस्पिटल्स बनाएं, एक लोगों की एजुकेशन को इम्प्रूव करें और ऐसी चीज़ें इन प्लेस लाएं। जिस तरह अब आपने ये अभी बात की हेल्थ केयर वर्कर्स की बूस्टर डोज की, तो ये बात मैंने अपने फोरम से 3 महीने पहले NCOC को लिख के भेजी थी कि इनको आपको बूस्टर डोज लगाना चाहिए, जिससे उस वक्त वो लोग एग्री नहीं किए, और वो वजह ये थी कि इंटरनेशनली को बहुत एविडेंस नहीं थी। अब इंटरनेशनल एविडेंस, मेरा पॉइंट ये है, क्या हम हमेशा इंटरनेशनल एविडेंस के ऊपर ही चलेंगे या हमारे अपने दिमाग में है काम करने के लिए? अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग बात करते हैं हर्ड इम्यूनिटी की, क्या समझते हैं पाकिस्तान कब तक हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंच पाएगा, और फिर हम तीसरी डोज क्या हमें वो भी लगवानी पड़ेगी? देखिए, तीसरी डोज से मुराद है बूस्टर डोज, और वो तीसरी नहीं हो सकती, वो चौथी भी हो सकती है, वो 5वीं भी हो सकती है। बूस्टर डोजेज वो होते हैं जो आपको एक दफ़ा इम्यून सिस्टम को आपके एक्टिवेट करने के बाद जिस तरह उसमें कमजोरी आती है तो फिर उसको बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप इन्फ्लुएंजा के डोजेज हर साल लगवाते चले आ रहे हैं, बहुत से लोग लगवाते हैं जिनको रिस्क होता है इन्फ्लुएंजा का, तो वो जब आप सऊदी अरेबिया जाते थे उम्रे के लिए, हज के लिए, तो आपको बहुत सी वैक्सीन लगवानी पड़ती थी। तो ये वैक्सीनेशन का एक अमल वैसे ही हो जाएगा जिसमें बूस्टर एक नहीं, शायद एक से ज़्यादा, शायद रेगुलर इंटरवल्स पे लगते रहेंगे, और ये एक हमारा नॉर्मल रहन सहन का तरीका हो जाएगा। हर्ड इम्यूनिटी इस वक्त कोई भी इसके बारे में नहीं कह सकता कि क्या ये डेवलप होगी, क्या और कब डेवलप होगी, इसलिए कि जो म्यूटेशंस आ रही हैं, ये एक नई बीमारी है, ये कोई कवानीन फॉलो नहीं करती। इसके कवानीन आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आएंगे और एविडेंस की बुनियाद पर कवानीन बनेंगे। अभी इसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक मुख्तलिफ नौइयत का वायरल डिजीज़ है। बहुत सी और वायरल डिजीज़ हैं जिनमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाती है। अब इसमें देखने में आ रहा है कि नहीं हो रही, इसमें लोगों को दोबारा भी हो रही है और शॉर्ट स्पैन में हो रही है, वैक्सीनेटेड लोग मुतासर हो रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमें ख्यालात बनाने की और ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ये वक्त के साथ पता लगेगा और जूं जूं एविडेंस आती जाएगी। ये सवाल मेरा ख्याल है पब्लिक के नहीं है, ये सवाल
हेल्थ रिसर्चर्स के और उन लोगों के हैं जिन्होंने पॉलिसी का तयन करना है। तो हर्ड इम्यूनिटी के बारे में अभी कोई वसूख से कुछ नहीं कह सकता, इसलिए क्योंकि इसमें म्यूटेशंस बहुत तेजी से हो रही हैं और बहुत से वायरसेस नए आ रहे हैं जिनके बारे में कहा नहीं जा सकता कि आपकी इम्यूनिटी उनको टैकल करेगी कि नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, 50 साल से ज़ायद उम्र के हेल्थ वर्कर्स का तो तस्करा किया भी गया और आप भी जिस तरह से बूस्टर डोज के हवाले से बता रहे हैं, मार्च में पाकिस्तान में वैक्सीनेशन ड्राइव का आगाज़ हुआ। 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद थे और हमने कोशिश की थी कि हेल्थ वर्कर्स के साथ जो पहली 5 लाख डोजेज़ आई थी उसके साथ हमने बाद में कोशिश की थी कि जो बूढ़े अफराद हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको ये वैक्सीन लगवाई जाए। लेकिन 6 महीने शायद पूरे हो रहे होंगे अगले महीने, तो उनके हवाले से भी आपको लग रहा है कि कोई फैसला साथ ही कर लिया जाएगा कि उन लोगों को जिन्होंने मार्च में खुद को वैक्सीनेट करवा लिया था, बुजुर्ग अफराद, उनको भी बूस्टर डोज दे देनी चाहिए? देखिए, ये फैसले तो एनसीओसी करती है, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन यही है कि जो लोग एट हाई रिस्क हैं, सबसे ज्यादा हाई रिस्क पे होते हैं फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, इसलिए कि एक उनको वायरस का लोड बहुत बड़ा मिलता है, दूसरे वो इससे एक्सपोज होते हैं हर वक्त, और तीसरी बात यह है कि उनके इर्द गिर्द ऐसे मरीज भी होते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, ऐसे मरीज भी होते हैं जिनमें बहुत सी बीमारियां होती हैं और उनकी बॉडी कोई कुव्वत मुदाफियत नहीं रखती, सो वायरस उनमें बहुत तेजी से फैलता है। सो पहली लाइन तो हेल्थ केयर वर्कर्स की होनी चाहिए। ये रिकमेंडेशन जैसे मैंने आपको बताया, हमने को 2-3 महीने पहले लिख के भेजी थी कि फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाना चाहिए। हमने तब कहा था 3 और 6 माह के दरमियान, लेकिन 6 माह पे भी हो जाए। बाकी ये है कि ज़्यादा उम्र के लोगों का फैसला एनसीओसी करेगी, क्योंकि उसकी अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, उनका एक्सपोजर उतना नहीं है, उनका रिस्क उस सेंस में ज़्यादा है कि उनको अगर कोरोना हो जाए तो उनको तकलीफ ज़्यादा होती है, लेकिन उनका रिस्क कोरोना होने का उतना नहीं है जितना फ्रंट लाइन केयर वर्कर्स का। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और मामला ये है कि देखें अब पाकिस्तान में भी भाई बूस्टर डोज की बात हो रही है और आपने पहली डोज नहीं लगवाई भी। बिल्कुल ऐसे ही मुझे तो इस पे हैरत हो रही है। और जिनको जैसे हमजा कह रहे थे कि खींच के लेके जाना पड़ेगा और उन लोगों को डोज लगवानी पड़ेगी, तो क्यों जाना पड़ेगा? आप क्यों अपनी जान की खुद हिफाजत नहीं करना चाहते, अपनी खुद हिफाजत नहीं करना चाहते? आप दूसरों को भी बचाएं अपने आप से और खुद को भी बचाएं, तो इसलिए जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो जाए। शायद ज्यादा समझदार लोग अगर कह लिया जाए ना, ज्यादा समझदार लोग इस वक्त बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं कि भाई हमें बूस्टर डोज भी लगाएं, कहीं जो है हमारी जो है एंटीबॉडीज हैं वो कम ना हो रहे हों, हम फिर से कहीं खुदा न खास्ता कोरोना में मुब्तला ना हो। मेरे ख्याल में ये वो लोग हैं जिनको जीने का ज्यादा शौक भी है। तो ये शौक सबके अंदर होना चाहिए। जिंदगी की कीमत का पता है, जिनको ये पता है कि पूरी फैमिली हमारे साथ है और हमारी जिंदगियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो चलें हम एक ब्रेक लेते हैं और उम्मीद यही करेंगे कि जिन्होंने अभी तक पहली डोज नहीं लगवाई वो कम से कम पहली डोज लगवाने के लिए आप कहीं मत जाइएगा, हम वापस आएंगे।